नमस्कार, न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विवेक। खबरें विस्तार से। उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर की रहने वाली एक महिला ने पुलिस विभाग में तैनात सिपाही पर संगीन आरोप लगाए हैं। आरोप के अनुसार पुलिसकर्मी ने महिला के साथ विवाह किया था, जिसके बाद उसने एक बच्ची को जन्म दिया, लेकिन पुलिसकर्मी ने उसे और बच्ची को अकेले छोड़कर दूसरा विवाह कर लिया और अब महिला ने बच्ची को उसके पिता का नाम और हक दिलवाने के लिए पुलिसकर्मी की शिकायत पुलिस और सीएम पुष्कर सिंह धामी से की है। भेज दिया, जहां महिला ने एक बच्ची को जन्म दिया। इसके बाद हर्षवर्धन ने महिला और बच्ची से पुलिसकर्मी पर पत्नी और बेटी को छोड़कर दूसरी शादी करने के लगे संगीन आरोप गंभीर है। बेटी और पत्नी को छोड़ पुलिसकर्मी ने रचाई दूसरी शादी। बच्ची को हक और पिता का नाम दिलवाने के लिए पीड़िता ने एसएसपी उधम सिंह नगर और सीएम को भेजी शिकायत। रुद्रपुर खेड़ा निवासी महिला के मुताबिक पुलिस विभाग में कार्यरत हर्षवर्धन सिंह ने साल 2019 में उसके साथ शादी की थी। इसके बाद शहर के ही सामिया स्थित एक फ्लैट में उसके साथ रहा था। महिला के मुताबिक साल 2020 में जब वो गर्भवती हुई तो हर्षवर्धन सिंह ने ड्यूटी और प्रेगनेंसी में देखभाल का बहाना करते हुए महिला को उसकी मां के पास भेज दिया, जहां महिला ने एक बच्ची को जन्म दिया। इसके बाद हर्षवर्धन ने महिला और बच्ची से किनारा कर लिया। मैंने जिससे शादी करी थी उसका नाम हर्षवर्धन सिंह है और वो ही मुझे आजकल परेशान कर रहा है। आजकल क्या, शुरू से ही जब से मैं अपनी बेटी को लेके यहाँ पे हूँ तब से ही मुझे धमकियां भरी फोन आता है। हिमांशु सरकार से फोन करवाता है और कहता है कि बल्कि ये जान से मार देंगे। मेरे से उसने शादी करी 2019 में शामिया में करी, मंदिर में। बेटी मेरी हुई 9 तारीख महीना 11 2020 को हुई मेरी लड़की। हर्ष ने कभी हमें पूछा भी नहीं मुड़ के कि भाई कैसी है, कहाँ है, मेरी लड़की कहाँ है। ऊपर से हमें कहता है कि मरवा देंगे तुम्हें हम। वो पुलिस में है, रुद्रपुर में पोस्टिंग है उसकी। पुलिस से मैंने शिकायत करी थी, मैं एसएसपी ऑफिस गई, तब भी इतना प्रेशर बनाया हमारे पर कि केस वापस लो। मेरी मम्मी को आके घर में इतनी धमकियां दी कि अपनी लड़की से कहो केस वापस ले। मेरे साथ जो भी फोटोज थी, जितना मेरे पास डाटा था, सब एसएसपी ऑफिस में मेरे से डिलीट कर लिया गया। एक बबीता गोस्वामी करके एक पुलिस वाली थी, उसने मुझे थप्पड़ मारा वहां बुला के। थप्पड़ मारने के बाद मेरे हाथ से फोन छीन लिया गया। वो फोन मुझे 1 हफ्ते बाद रिटर्न दिया। जब उस फोन में से सारा कुछ डेटा उन लोगों ने डिलीट कर दिया, तब जाके मुझे वो फोन दिया मेरा। मैं यही मांग करती हूँ कि मेरी लड़की को और मुझे इंसाफ चाहिए, मेरी लड़की को और मुझे न्याय चाहिए। जो मेरी लड़की का हक है वो हक चाहिए। मेरी लड़की को कल के दिन स्कूल में एडमिशन कराना है, उसका बाप का नाम चाहिए, समाज में नाम चाहिए। उसकी लड़की है, उसके लिए उसे खड़ा होना ही पड़ेगा समाज में। मैं अपनी लड़की का अधिकार चाहती हूँ, अपना अधिकार चाहती हूँ। वहीं इस मामले में जब पुलिसकर्मी हर्षवर्धन सिंह से बात की गई तो उन्होंने महिला द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को सिरे से नकार दिया। हर्षवर्धन ने बताया कि महिला से उसकी थोड़ी बहुत बोलचाल थी, लेकिन उसने महिला के साथ विवाह नहीं किया और न ही किसी भी तरह के कोई संबंध बनाए हैं। इसलिए विवाह और उससे बच्ची पैदा होने के आरोप बेबुनियाद हैं, जबकि महिला पहले से ही शादीशुदा है। कुछ नहीं, ये मामला मैं पहली बात तो इस नाम की किसी महिला को मुझे जानता भी नहीं कुछ। हाँ, और 2021 में ये पहले पूर्व में आई थी, इस तरह की पूरा कंप्लेन बना के किसी एडवोकेट के थ्रू मेरे पे सारे एलिगेशन लगाए थे। फिर उसमें जांच हुई थी। उस समय हमारे कप्तान साहब के पास आई थी, जो हमारे एसएसपी साहब थे, दिलीप कुंवर साहब थे, और फिर उसमें जांच के निर्देश दिए थे कप्तान साहब ने। जो भी जांच हुई थी, बाद में ऐसा हो गया कि ये पीछे नहीं चलो कुछ नहीं, इसने राजीनामा कर लिया था मुझसे कि चलो वो आपसी मनमुटाव में कुछ ऐसी सोच हो गई, ये सब हुआ था। फिर इसने पूरा राजीनामा बना था, जो जिस एडवोकेट के थ्रू आई थी वहीं पे इसने राजीनामा बनवाया कि चलो मुझे कुछ नहीं करना है। और उसका वही जहाँ जांच हो रही थी वहाँ पुलिस ऑफिस में जांच, महिला हेल्पलाइन में मेरे खिलाफ लिखा था ये सब, वहां भी इसने लिख के दे दिया था कि मेरा इस तरीके से कोई लेना देना वो नहीं है। अब इतने सालों बाद फिर अचानक से 2024 में अब फिर से मेरे पास किसी मतलब अन्य लोगों के कॉल आने लगे कि एक बार आ जाओ, मिल लो, कोई तीसरा रास्ता निकाल लेंगे, ये कर लेंगे। मैंने कहा तीसरा रास्ता निकालने वाली कोई बात ही नहीं है, तो सीधा बात है, तुम टॉर्चर कर रहे हो भाई, पैसे वैसे की डिमांड चाह रहे हो, ये है। तो मैं इसमें आया नहीं। मैंने कहा यार अब जो तुम्हें करना है तुम करो वो। और इस तरीके से फिर से एलिगेशन लगा रही थी, और ये ऐसा कुछ भी नहीं है। ये शादी पूर्व में हो चुकी है। 2014 में तरुण नाम का लड़का है, सुंदरपुर गाँव पड़ता दिनेशपुर में, वहाँ इसकी शादी हुई है और इसकी अभी तक डाइवोर्स नहीं हुआ है।
सब बिल्कुल बेबुनियाद आरोप है। पिछली बारी जांच में क्लियर हो जाता, शादी है, कोई फोटो होती, कुछ होती। बिल्कुल बच्ची मेरी नहीं है। उस समय भी मैंने कहा था, उस समय तो खुद बैकफुट में आई, मैंने कहा नहीं अब कुछ नहीं, हमारा कुछ नहीं। पैसों के चक्कर में था ना ये लोग, क्योंकि इन लोगों का काम ही ऐसा ही है। इन लोगों ने बहुत, मैंने अभी फिर थोड़ा वैसे अपने तरीके से पता करवाया कि कहाँ का इसका क्या रहा है, तो वही मैं पहले भी 2-3 लोगों को ऐसे घेरा है इन चीजों में ना। पैसे दे देते तो उनको दबाव कम बना लेते, नहीं करते। तो पहले मैं कहीं एक ड्यूटी में था, गार्ड में, कहीं गार्ड वार्ड में हम ड्यूटी करते थे, तो वहां से ये लोग निकलते थे, शायद टहलते वहलते थे, तो हल्की जैसे हम थोड़ा वहां रोका टाकी करते हैं, ऐसे कोई वो गार्ड वैसी थी ना थोड़ी वहां पे शादार, तो वहां से इस तरीके से हल्का फुल्का था, जानती थी हाँ ये वो, बाकी और किसी तरह का कोई संबंध नहीं है। महिला द्वारा उत्तराखंड पुलिस को भेजे गए पत्र के अनुसार महिला और पुलिसकर्मी ने आपस में विवाह किया था, जिसके बाद उन्हें एक बच्ची पैदा हुई, लेकिन पुलिसकर्मी के अनुसार उनका विवाह नहीं हुआ और न ही किसी तरह के कोई संबंध बने थे, इसलिए महिला से पैदा हुई बच्ची उसकी नहीं है, ऐसा पुलिसकर्मी का कहना है। ऐसे में एक महिला जो अपनी पुत्री को उसके पिता का नाम और हक दिलवाने के लिए लड़ाई लड़ रही है, वहीं दूसरी तरफ पुलिसकर्मी द्वारा महिला के द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को खारिज करना मामले को पेचीदा बना रहा है। ऐसे में अब देखना ये खास होगा कि क्या पुलिस बच्ची को न्याय दिलवाने के लिए डीएनए टेस्ट तक जाती है या फिर मामला आपसी सहमति से निपटा दिया जाता है। उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों के अनेक सड़क हादसे हुए हैं, जिनमें कई लोगों की जान चली गई। इन हादसों के कारण कई घर सूने हो गए। वहीं देहरादून में भी ऐसे कई हादसे हुए हैं जिनसे लोगों की रूह कांप गई। हालांकि पुलिस लगातार लोगों से यातायात के नियमों के पालन की अपील करती रही। देहरादून में लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों को लेकर टीवी 24 संवाददाता आदिल पाशा ने देहरादून एसएसपी अजय सिंह से खास बातचीत की। पिछले कुछ दिनों में देहरादून में लगातार घटनाएं बढ़ी हैं और कई लोगों की जान भी गई है, जिसको लेकर पुलिस लगातार लोगों से अपील कर रही है कि यातायात नियमों का पालन किया जाए और भी कई कठोर कार्रवाई पुलिस लोगों पर करे। मेरे साथ बात करने के लिए इन सबके वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून अजय सिंह इस वक्त मौजूद हैं। सर, टीवी 24 धन्यवाद। सर, लगातार घटनाएं बढ़ी हैं और पुलिस भी लगातार लोगों से अपील कर रही है कि यातायात के नियमों को पालन करें, रश ड्राइविंग ना हो, तो उसके लिए अभी क्या चीजें चले? देखिए, जो आंकड़ों की बात है, हाँ विगत कुछ दिनों में देखा जाए तो काफी बड़े एक्सीडेंट, दुखद हादसे हुए हैं, लेकिन ओवरऑल अगर आंकड़ों की बात करें, चाहे वो पूरे भारत में करें, एक साल में करीब 1.5 लाख से ज्यादा लोगों की मृत्यु जो है सड़क हादसों में हो जाती है। और अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो जब बड़े एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, जैसे कभी कोई बस गिर जाती है या कोई जिस तरह से अभी 6 बच्चों की डेथ हुई, तो कहीं ना कहीं आंकड़े वृद्धि हो जाते हैं और दुखद भी रहता है। देखिए, मेन जो अभी कारण देखा जाए शादियों में जो यातायात की जो समस्या आती है, वो मेन कारण वेडिंग पॉइंट से लेकर हर जगह शादी का जो टाइम होता है लोगों का आने का 8 से 10 के बीच में रात्रि में होता है, और जो वेडिंग पॉइंट मोस्टली ऑन रोड है, वहां पर जिस समय ये वेडिंग पॉइंट बने होंगे, परमिशन मिली, उस समय यहाँ का ट्रैफिक इतना ज्यादा नहीं रहा होगा, लेकिन समय रहते रहते मेन रोड के जितने भी वेडिंग पॉइंट है उनके पार्किंग की जो व्यवस्था है और जितने उसमें गेस्ट आते हैं, नॉर्मली देखा जाए जो गेस्ट आते हैं पूरी पार्किंग उसमें जगह नहीं हो पाती, तो अब नेचुरल सी बात है कि कोई भी शादी में आएगा तो उस रोड पर ही अपनी गाड़ी खड़ी कर लेता है, तो उससे कहीं ना कहीं यातायात बाधित होता है और उस व्यक्ति को खोजना, गाड़ी हटवाना, 1-2 गाड़ी नहीं करना। आप देखते हैं कि बाईपास वाली रोड पर मैं देख रहा हूँ जितने भी वेडिंग पॉइंट है, चाहे जोगी वाला साइड में हो, इनफैक्ट ऋषिकेश में भी जो अभी हादसा हुआ वो भी ऑन रोड ही था। ऑन रोड वेडिंग पॉइंट में जब तक पार्किंग नहीं होगी, पूरे जितने भी वहां पर लोग आ रहे हैं, तब कहीं ना कहीं वो रोड पर ही खड़ा करते हैं और कभी कभी व्यवस्थित नहीं खड़ा करते। तो वेडिंग पॉइंट को इसीलिए नोटिस दिया गया कि अगर उनके पास जगह नहीं है तो एटलीस्ट जो बुकिंग करते वक्त ध्यान रखें कि अगर उनकी जितनी कैपेसिटी है उसी हिसाब से अपनी शादी पार्टीज में अपने जो गेस्ट कस्टमर है उनको अवगत करा दे, और साथ ही साथ व्यवस्था बनाने के लिए उनकी भी जिम्मेदारी है कि अगर ज्यादा गेस्ट आ रहे हैं, पार्किंग नहीं है, तो व्यवस्था बनाने के लिए अपने प्राइवेट गार्ड्स रखें, जिससे कि कम से कम इस तरह की दुर्घटना जो अभी हुई है दोबारा पुनरावृत्ति इसकी ना हो। अभी हमारे साथ बात करें तो देहरादून पुलिस के वरिष्ठ अधीक्षक अजय सिंह जी ने बताया कि पार्किंग को लेकर भी दिशा निर्देश दिए गए हैं जो बैंकेट हॉल है, उसके साथ साथ लोगों से अपील यही की गई है जब भी आप ड्राइव करें तो कदे भी ड्रिंक ना करें और एहतियात बरतें। देहरादून से वीडियो जर्नलिस्ट हरीश के साथ आदिल पाशा, टीवी 24। देहरादून के मैक्स अस्पताल के डॉक्टर्स ने सीओपीडी बीमारी के लक्षण और उनसे बचाव को लेकर मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने इस बीमारी की जानकारी दी। इस दौरान टीवी 24 संवाददाता आदिल पाशा ने मैक्स अस्पताल के डॉक्टर्स डॉक्टर वैभव चाचरा और विवेक वर्मा से खास बातचीत की। देहरादून के मैक्स अस्पताल में आज सीओपीडी को लेकर के एक प्रेस की गई है। उसमें मेरे साथ बात करने के लिए डॉक्टर विवेक वर्मा और डॉक्टर वैभव चाचा इस वक्त मौजूद हैं। सर, आज प्रेस हुई है तो क्या कुछ जो सीओपीडी को लेकर क्या है?
जी, सीओपीडी एक ऐसी बीमारी है जिसमें सांस की नलियों में संकुचन आना और सांस लेने में काफी ज्यादा तकलीफ होना, ये इसके लक्षण होते हैं। साथ में बलगम बनना। कारक तत्वों में स्मोकिंग सबसे पहला स्थान पर है और दूसरे अन्य प्रदूषण करने वाले तत्व इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। कोविड चला गया लेकिन हमें साथ में एक मास्क दे गया, तो मास्क पहनना बड़ी अति आवश्यक है। AQI यानी कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है हमारा बिगड़ता जा रहा है धूल मिट्टी प्रदूषण के चलते, तो उस सब से भी जो बचाव करेंगे तो इनसे सीओपीडी जो है अगर हो चुका है तो नहीं होगा, या शुरुआती दरों में है तो वहीं रुक जाएगा। सर किस एज को फैक्टर ज्यादा कर, अगर देखें एज फैक्टर का देखा तो किस एज के लोगों को ज्यादा इफेक्ट? तो सीओपीडी ऐसा देखा गया यूजली 45 या उससे बड़े वर्ग में ही प्रेजेंट करता है, परंतु कुछ लोग जो कि इस प्रकार के प्रदूषण से एक्सपोज्ड हैं उनको जल्दी भी हो सकता है, तो 30-35 की आयु में भी प्रेजेंट कर सकता है। लेकिन यूजुअल ऐसा देखा गया है कि 45 या 45 से ऊपर के लोग जो खासकर धूम्रपान करते हैं या किसी प्रकार की धूल मिट्टी का सेवन है या जो केमिकल फैक्ट्री में कहीं काम करते हैं तो उनमें ये ज्यादा पाया गया। अभी हमारे साथ बात करें डॉक्टर वैभव चाचा और डॉक्टर विवेक वर्मा, जिन्होंने बताया सीओपीडी एक ऐसी बीमारी है जिसका जल्दी ही इलाज संभव है और इसके इलाज में ज्यादा कोई कॉस्ट भी नहीं, तो लोगों को एहतियात करने के लिए जरूर कहा गया है कि धुएं से बचने के लिए, और कई चीजें ऐसी हैं जिसका बचना लोगों के लिए जरूरी है। देहरादून से वीडियो जर्नलिस्ट हरीश के साथ आदिल पाशा, T24। उत्तराखंड की बद्रीनाथ सीट से कांग्रेस के विधायक लखपत पुटोला कांग्रेस मुख्यालय देहरादून पहुंचे, जहां उन्होंने TV24 संवाददाता आदिल पाशा से खास बातचीत की। बातचीत के दौरान लखपत पुटोला ने सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। हाल ही में उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा के नतीजे आए हैं जो कांग्रेस के पक्ष में नहीं है, और कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको बात करने के लिए हमारे साथ उत्तराखंड की बद्रीनाथ विधानसभा से विधायक लखपत बुटोला इस वक्त मौजूद हैं। सर बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। बुटोला साहब, सबसे पहले तो आज संविधान दिवस है, उसके बारे में क्या बताएं? देखिए, आज जो संविधान हमारे देश के जो फ्रीडम फाइटर थे, देश के तत्कालीन बुद्धिजीवी थे, और उनके जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नेतृत्व में जो एक पवित्र ग्रंथ लिखा है, जो समरसता की बात पूरे हिंदुस्तान के प्रत्येक आदमी को एक रूपता, एक अधिकार देने की जो बात कही गई है, उस संविधान को जन जन तक पहुंचाने का जो दिवस है, उस पे देश के लोगों को भी बहुत बहुत बधाई है। मैं चाहता हूं कि इस देश के में जब संविधान लागू हुआ उसके बाद से कांग्रेस की सरकारों ने, फ्रीडम फाइटरों ने, बुद्धिजीवियों ने, समाज सेवियों ने, मीडिया के बंधुओं ने इस संविधान को मजबूत करने का काम करके जन जन तक इस संविधान की जो संविधान की जो प्रस्तावना से लेकर जो अधिकार है, मूल अधिकारों की बातों से लेकर राष्ट्रीयता की बात को लेकर के जो तमाम देश के प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाया है, उसके लिए सबका धन्यवाद है। ये आरोप क्या लग रहा है, ये तो आपके सामने है। ये कांग्रेस गलत कह रही है। ये आप बताएं, निकाय चुनाव को 8-9 महीने से ज्यादा हो गई। आप लोकतंत्र की हत्या कब तक होती रही? 27 तारीख को पंचायतों के कार्यकाल खत्म हो, कल के दिन, ये आज का दिन बचा है। आप बताओ क्या तैयारी है? ये तो निकाय के तो जो वहाँ पे जो हमारे चेयरमैन होने चाहे थे, वार्ड मेंबर्स होने चाहे थे, वो तो आज तक अपने क्षेत्र का आधा काम कर देना चाहता। अब पंचायतों की तैयारी हो जानी चाहिए, लेकिन सरकार का अभी भी आप नहीं बता सकते कि निकाय चुनाव किस समय होंगे। आप आज भी नहीं बता सकते। सरकार अपनी सुविधा से चुनाव कराना चाहती है, अपनी गोटियां फिट करके चुनाव कराना चाहती है। ये मेरा साफ कहना है कि सरकार अपनी परिस्थिति, वस्तुस्थिति और अपने मूड के हिसाब से लोकतंत्र की हत्या करके अपने जीतने के लिए कारगर रास्ता बनाने का काम कर रही है। अभी हमारे साथ बात कर रहे थे उत्तराखंड की बद्रीनाथ विधानसभा से कांग्रेस के विधायक लखपत बुटोला, जिन्होंने साफ कहा है कि कितने प्रदेश जो उनकी सीट है उसको लेकर के कई जो योजनाएं हैं उस पर वो चर्चा करने, और राज्य में कई मुद्दे ऐसे हैं जिन पर वो विधानसभा में सवाल उठाना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका आरोप यह है कि सरकार किसी भी सवाल को उठाने को दबाना चाहती है। देहरादून से वीडियो जर्नलिस्ट हरीश के साथ आदिल पाशा, T24। देहरादून के भाजपा प्रदेश मुख्यालय में संविधान दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नमन किया और पीएम मोदी का धन्यवाद करते हुए कहा कि संविधान दिवस की शुरुआत पीएम मोदी ने 2015 में की थी। साथ ही उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव के समय जो लोग हाथ में संविधान लेकर चुनाव प्रचार कर रहे थे, उन्होंने हमेशा संविधान को तोड़ने का काम किया।
कि आज जो संविधान दिवस हम मना रहे हैं, इसकी शुरुआत 26 नवंबर 2015 से की, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की, और 1949 में पहली बार इस संविधान को अपनाया। आज देश इस संविधान से चलता है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा संविधान के दायरे में रहकर काम करती है, संविधान का रक्षक बनकर काम करती है। 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ था और आज मैं ये भी कहना चाहता हूं कि पूरे विश्व के संविधानों का अध्ययन करने के बाद सबसे बेहतर संविधान है तो भारत का है। मैं बाबा साहब अम्बेडकर को भी नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, जो इस संविधान के निर्माता हैं। देहरादून में 26 नवंबर का दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। ये दिन संविधान के महत्व को याद दिलाता है और संविधान को समझने का मौका देता है। इस दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान निर्माता के रूप में याद किया जाता है। वहीं इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। भारत का संविधान दिवस है। 26 नवंबर 1949 को संसद ने, जो आज़ाद भारत की संसद थी, उसने इसको अंगीकृत किया, स्वीकृति दी और 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में भारत का संविधान लागू हुआ। भारत का संविधान इसके मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने संविधान दिवस के अवसर पर सचिवालय में अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ संविधान की प्रस्तावना को दोहराकर संविधान की शपथ दिलवाई। इस दौरान पुलिस महानिदेशक, प्रमुख सचिव, एडीजी का सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। देश भर में आज संविधान दिवस मनाया जा रहा है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी घंटाघर स्थित बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया और उनके द्वारा लिखे गए संविधान की बात की गई। इस मौके पर उनकी प्रतिमा के पास काफ़ी लोग इकट्ठा हुए और उनकी ओर से लिखे गए संविधान को देश और देश के नागरिकों के लिए वरदान कहा। लोगों का कहना था कि बाबा साहब की ओर से लिखे गए संविधान ने देश के लोगों को धर्म जाति से ऊपर उठकर बराबर का अधिकार दिया है। आज का दिन भारत की सरकार और राज्य की सभी सरकारें संविधान दिवस को मना रही है। भारत का ऐसा संविधान एक पवित्र संविधान दुनिया का, जिसमें सबको अधिकार, समानता का अधिकार दिया है संविधान में, और चाहे वो महिला हो, पुरुष हो या किसी भी जाति धर्म का हो, सबको समान अधिकार है। संविधान रुड़की की सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के सती मोहल्ले में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों के अनुसार महिला के शरीर से आभूषण भी गायब हैं। मृतक महिला के पति के अनुसार जब वह अपनी दुकान पर था तो उसे घर से फोन आया था कि उसकी पत्नी की हालत खराब है। जैसे ही वह घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी के सिर से खून आ रहा है और उसने जो आभूषण पहने हुए थे वो भी नहीं थे। जिसके बाद वह आनन फानन में पत्नी को अस्पताल लेकर गया और उसे मृत घोषित कर दिया गया। जिसके बाद पूरे मामले को पुलिस को जानकारी दी गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है और फॉरेंसिक टीम भी बुलाई गई है जो मौके पर जांच कर रही है। मुझे फोन किया गया, मंडी से आया मैं, यहाँ देखा तो इसके सिर पे चोट लगी। मैंने कहा मैं घबरा गया, मोहल्ले में रुक कर तारा मैंने, यहाँ कोई था नहीं, औरतें आ रही, बेचारी औरतें कहाँ जाती लेके। फिर मैंने उठाया, मैं भागा अपने भाई को ले गया बुला के। भाई मेरे साथ आया, भाई ने दोनों ने उठाया तो बाहर ले गए। रिक्शा लाई, रिक्शा नहीं मिल रही थी पहले, रिक्शा लाया, रिक्शा बिठाया। कोई कह रहा वहाँ ले जाओ, कोई कह रहा वहाँ ले गए थे हॉस्पिटल इसमें। फिर वहाँ जाके कह रहा तुम्हें कुछ नहीं है। और वो आवाज़ मार रहे थे कि इंदर भाई बचा ले अपनी भाभी को, इंदर भाई बचा ले अपनी भाभी को। मैंने क्या हो गया भाई? कहना तेरी भाभी के चोट लगी, खून निकल रहा उनके बहुत। तो मैंने कहा चल, मैं जब भी दुकान छोड़ गए उसके साथ चलाया
और मैंने भैया को कहा, मैंने भाई तू इस गली में चल, और मैं जमा डॉक्टर के पास को होके आ रहा, तो मैं जमा डॉक्टर साहब के पास गया। मैंने सर मेरी भाभी की चोट लगी, आप किसी तरह घर पे चलो 2 मिनट के लिए और देख लीजिए आप। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि भैया वो होश में है या बेहोश में है। मैंने सर मैं घर नहीं गया उनके, और आप मेरे साथ चलो, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। तो उनके लड़के ने कहा ऐसा है भाई, हम नहीं जा सकते, और तुम इन्हें जो है आप सिविल हॉस्पिटल ले जाओ, इमरजेंसी वार्ड में वहाँ दिखा दो भाई, और बस वही करेंगे ट्रीटमेंट जो भी होगा, और हम नहीं जा सकते। और वो तो न्यूज़ अपडेट में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आप देखते रहेंगे TV 24। नमस्कार।